हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो रीजनिंग हम कर रहे हैं सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए और इसमें हमारी कुछ क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप पहले उनको देख लें और सीक्वेंस से देखते चलें और सभी टॉपिक्स आपको क्लियर होते जाएंगे। तो कंसेप्ट को हम समझ रहे हैं इन वीडियोज़ में, जिससे कि आप किसी भी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए आप उसको सॉल्व कर पाएँ। अब ये जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं इनमें जो भी रीजनिंग का लेवल है वो थोड़ा मॉडरेट रहता है, एडवांस लेवल नहीं होता है जैसा कि बैंकिंग वगैरह में होता है। हालांकि ये थोड़ा एसएससी से मिलता जुलता है, लेकिन जो लेवल है थोड़ा मॉडरेट ही रहता है टीचिंग एग्जाम्स में। तो हम उसी लेवल के क्वेश्चंस को देख रहे हैं और उसी लेवल की तैयारी भी कर रहे हैं। तो ज़्यादा बर्डन इसमें लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है सिर्फ उसी के हिसाब से तैयारी करें, क्योंकि अगर आप टफ टफ क्वेश्चन की ज़्यादा तैयारी करेंगे, जैसे बैंकिंग लेवल के एग्जाम क्वेश्चन आप लेंगे, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए बेसिक के साथ साथ मॉडरेट लेवल तक की आप तैयारी करें, जिससे आप अच्छे से अपने एग्जाम में क्वेश्चंस को क्रैक कर पाएँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनइक्वालिटीज़। तो इनइक्वालिटीज़ से आपको कुछ एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, एक या दो क्वेश्चन आपको इसके मिलेंगे। तो क्वेश्चन गलत ना हो इसके लिए हम इस वीडियो में इसके सभी कंसेप्ट्स को समझेंगे कि किस तरह से आप इजीली इनको सॉल्व कर पाएँ। तो ये जो टॉपिक है हमारा, ये आता है आपका वर्बल रीजनिंग के अंदर। तो आज हम इसको देखेंगे इजी मेथड से कैसे सॉल्व करें और देखते ही हम कैसे आंसर कर पाएँ इसका। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। देखो, इसमें देख लेते हैं हम कि इसमें क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो आपको स्टेटमेंट और कंक्लूजन के फॉर्म में पूछे जाते हैं। एक स्टेटमेंट आपको दे दिया जाएगा कुछ इस तरह से, जैसे ए ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू सी, और सी लेस देन डी। तो इस तरह से आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाती है और फिर दिया जाता है कंक्लूजन और पूछा जाता है कि कौन सा इसमें सही होगा। तो कंक्लूजन जो होगा वो कुछ इस तरह के फॉर्मेट में होगा, जैसे कि ए इज ग्रेटर देन डी और बी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डी। कुछ इस तरह से आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं और आपको बताना होता है कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो होगा और कौन सा नहीं होगा। कुछ इस तरह से दिया जाता है। तो आगे और भी इसके बारे में समझेंगे। तो ये जो सिंबल्स हैं हम किस लिए यूज़ करते हैं, ये जो इसमें सिंबल्स बीच में आप देख रहे हैं ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, ये हम यूज़ करते हैं कंपैरिजन करने के लिए। तो कंपैरिजन करने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं और जो हमें कंक्लूजन दिया हुआ है ये भी कंपैरिजन के फॉर्म में ही दिया हुआ है कि ए इज़ ग्रेटर देन डी या फिर बी इज़ ग्रेटर देन या फिर इक्वल्स टू डी। तो इसी फॉर्म में हमें ये कंपैरिजन के फॉर्म में ही हमें कंक्लूजन दिए हैं। अगर हमने कंपैरिजन समझ लिया कि किस तरह से इनका कंपैरिजन करते हैं तो यही हमारा कंसेप्ट होगा और इसको समझ करके हम किसी भी तरह के क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझ लेते हैं इसमें। देखो, अगर हम किसी चीज़ में कंपैरिजन करना चाहते हैं तो हमारे पास कितने तरीके होते हैं कंपैरिजन करने के। तो मान लो जैसे हम दो वेरिएबल ले लें, कोई भी ए बी या ए सी ए डी। तो ए बी हमने जैसे ले लिया, इन ये जो दो वेरिएबल्स हैं इसमें अगर हम कंपैरिजन करना चाहें तो हमारे पास कितने तरीके हैं, कितने सिंबल्स हम इसमें यूज़ करेंगे। तो इसमें हम तीन सिंबल्स हैं हमारे पास जिनको हम यूज़ करते हैं और इन्हीं से ही बाकी सिंबल्स भी बनते हैं। तो ये है हमारे ग्रेटर देन, इक्वल्स टू और लेस देन। तो ये जो तीन सिंबल्स हैं इनके थ्रू ही हम किसी भी दो वेरिएबल में कंपैरिजन करते हैं और इन्हीं से ही बाकी सिंबल्स भी बनते हैं। तो बाकी के जो सिंबल्स हैं वो इन्हीं तीन तरीकों से हमें मिलते हैं। जैसे कि अगर हम देखें, एक आपका साइन होता है ये वाला, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो ये वाला जो आपका सिंबल है ये आपका बनता है इसे और इसे मिला करके। और ये वाला जो आपका साइन होता है लेस देन और इक्वल्स टू का, लेस देन और इक्वल्स टू का जो साइन है आपका, ये आपका बनता है लेस देन और इक्वल्स टू मिला करके। इसको फिर से बना लेते हैं। तो कुछ इस तरह से ये सिंबल्स हमारे बनते हैं
तो जो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है हमारा, ये बना इन दो सिंबल से, और ये वाला बना है हमारा इन दो सिंबल्स से। तो इस तरह से हमारे ये सिंबल्स बनते हैं। और इसमें क्या समझने वाली बात है, अगर हम देखो, अगर हम कंपैरिजन करें तो जो मैंने आपको बताया था, कंपैरिजन करने के सिर्फ 3 तरीके होते हैं जो हम इन सिंबल्स के थ्रू करते हैं। बाकी सिंबल्स का निर्माण हमारा इन्हीं से होता है। तो अगर हम लिखें ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है या तो ए बी से बड़ा है, या तो ए बी से बड़ा है, या तो फिर ए बी के बराबर है। तो इसका होता है ये मतलब, या तो ए बी से बड़ा है या तो फिर ए बी के इक्वल है। वैसे ही हम ये वाला सिंबल भी देख लेते हैं। अगर हम ये लेस देन और इक्वल्स टू का साइन लें तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि ए या तो बी से छोटा है या तो फिर ए बी से इक्वल है। तो इसका मतलब होगा ये चीज़। तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। तो किसी भी दो वेरिएबल को अगर हम ले लें, उसमें कंपैरिजन करने के 3 तरीके होते हैं, लेकिन बाकी जो सिंबल्स हैं वो सब इन्हीं से बनते हैं। तो इन ये जो 3 तरीके हैं हमारे पास, इन्हीं से बनते हैं बाकी सिंबल्स भी। एक सिंबल और देख लेते हैं इसमें। एक सिंबल आपने इसमें देखा होगा कुछ इस तरह का। तो कुछ इस तरह का सिंबल आपने देखा होगा। अगर हम इसको यहाँ पर लिखें ए नॉट इक्वल्स टू बी, तो इसका मतलब क्या है? देखो, रीजनिंग में हम क्या करते हैं, अगर कोई चीज़ हमें क्लियर दी हुई है, जैसे कि बताया हुआ है कि ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी, तो हम बाकी सारी पॉसिबिलिटीज़ को चेक करते हैं। क्योंकि हमारे पास जो कंपैरिजन के हैं वो 3 तरीके हैं, जो कि मैंने अभी बताया था, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू और लेस देन। तो 3 तरीके हैं हमारे पास। अब देखो, बीच वाला तो इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये हमने भी देखा क्या, ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी। तो इसको छोड़ करके जो भी पॉसिबिलिटीज़ होंगी वो हम चेक करेंगे। मतलब जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे उस टाइम पर हम इन्हें ध्यान में रखेंगे। तो ए नॉट इक्वल्स टू बी का मतलब क्या होगा कि या तो ए जो है बी से बड़ा हो सकता है, या तो फिर ए बी से छोटा हो सकता है। तो क्योंकि हमारे पास कंपैरिजन के ये 3 तरीके हैं, तो इक्वल्स टू तो इसमें है नहीं, क्योंकि ए नॉट इक्वल्स टू बी, इसका मतलब बाकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हम ध्यान में रखेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तो इन सभी चीज़ों का जो यूज़ है आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में आएगा। तो बाकी आगे बढ़ते हैं। तो अब चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ, जो कि हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम सिंबल्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखो, इसमें हम कुछ 5 या 6 सिंबल्स का यूज़ करते हैं जो कि हमारे मेन होते हैं। तो इसमें देखो, हम बना लेते हैं एक फैमिली इधर और एक फैमिली इधर। तो एक तरह से हम इनको फैमिली कंसीडर कर सकते हैं। 2 फैमिली के जो सिंबल्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे इसमें। देखो, एक तो हम इक्वल्स टू साइन का यूज़ करते हैं इसमें, एक हम ये वाले साइन का यूज़ करते हैं इसमें, एक हम ये वाले साइन का यूज़ करते हैं, एक ये वाला आता है, एक ये और एक ये वाला। तो अगर हम इनको एक तरह से समझें कि इक्वल्स टू को हम मान लेते हैं चाइल्ड, इक्वल्स टू को हम चाइल्ड मान लेते हैं यानी बच्चा, क्योंकि ये 2 फैमिली हमने मानी है। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू को हम मान लेते हैं फादर, और इधर भी लेस देन और इक्वल्स टू को हम मान लेते हैं फादर, और ये ग्रेटर देन को हम मान लेते हैं ग्रैंडफादर, और ये लेस देन को हम मान लेते हैं ग्रैंडफादर। तो इसमें अगर हम एक चीज़ समझें तो देखो, ये जो बच्चा है इसको हमने मान लिया क्या, इक्वल्स टू, और इसको मान लिया हमने फादर, इसको मान लिया हमने ग्रैंडफादर, इसको भी हमने फादर मान लिया और इसको भी ग्रैंडफादर मान लिया। देखो, अगर किसी फैमिली में चाइल्ड और फादर मौजूद हों तो उस फैमिली में किसकी चलेगी, तो उसमें फादर की चलेगी। लेकिन अगर किसी फैमिली में चाइल्ड, फादर और ग्रैंडफादर हों तो उसमें किसकी चलेगी, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें ग्रैंडफादर की चलेगी, चाहे किसी भी फैमिली की बात करें हम। और अगर
दोनों फैमिली में अगर फादर और ग्रैंडफादर मौजूद हो तो किसकी चलेगी? तो ऑब्वियस सी बात है ग्रैंडफादर की चलेगी। तो मतलब इस तरह से हम इनको कंसीडर कर सकते हैं। तो हम इसलिए इनके हमने नाम रखे हैं इस तरह से कि इससे आपको ये थोड़े से याद रहेंगे। क्योंकि अगर हम जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे उसमें अगर मान लो ये तीनों सिंबल्स पॉसिबल होंगे, तीनों सिंबल मौजूद होंगे, तो हम इस वाले सिंबल को प्रायोरिटी पर रखेंगे। ये वाला सिंबल हमारा रहेगा, कंसीडर करेंगे हम इसको। अगर इक्वल्स टू और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू रहेंगे तो हम इस वाले सिंबल को रखेंगे, और या फिर ये दोनों रहेंगे तो हम इसमें इसको रखेंगे। तो अभी इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। एक स्टेटमेंट ले लेते हैं और इसको सॉल्व करके तब समझते हैं इसको और अच्छे से। तो अगर हम ये कुछ इस तरह से स्टेटमेंट ले लेते हैं, ए इक्वल्स टू बी, बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू सी, और सी ग्रेटर देन डी। अगर हम इसमें रिलेशन फाइंड आउट करें ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में हमें रिलेशन बताना है, तो क्या आएगा? ए और सी के बीच में अगर हम रिलेशन देखें, जब हमें किन्हीं भी 2 या 3 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना होता है तो इसमें सबसे पहला फोकस हमारा होता है सिंबल्स पर। तो हम सिंबल्स पर फोकस करते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि इक्वल्स टू का साइन हमने क्या माना है? चाइल्ड। और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू के साइन को हमने क्या माना है? फादर। तो मैंने बताया था चाइल्ड और फादर अगर प्रेजेंट होंगे किसी भी घर में तो किसकी चलेगी? तो इसमें इसकी चलेगी फादर की। तो हमारा जो इसमें रिलेशन फाइंड आउट होगा ए और सी के बीच में, ये हो जाएगा हमारा ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी। तो यानी कि ये वाला रिलेशन हमारा इसमें आ जाएगा। अगर हम रिलेशन देखें ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में अगर हम रिलेशन देखते हैं तो इसमें क्या रिलेशन होगा? आप मुझे मेरे आंसर करने से पहले आंसर करके देखें इसमें, क्योंकि अब आप समझ गए होंगे। तो ए और डी के बीच में अगर हम रिलेशन देखें और इन सिंबल्स पर हम फोकस करें, इन तीनों सिंबल्स पर, तो इसमें मैंने बताया था चाइल्ड, फादर और ग्रैंडफादर अगर प्रेजेंट हों तो किसकी चलेगी? तो ऑब्वियस सी बात है इसमें जो सिंबल्स हैं वो हैं ये वाले हमारे, तो इसमें चलेगी किसकी? ग्रैंडफादर की। तो रिलेशन क्या आ जाएगा इसमें? रिलेशन आ जाएगा ए ग्रेटर देन डी। और ये कैसे पता चलेगा कि हमें मतलब कौन से इसके फादर हैं या ग्रैंडफादर हैं? तो देखो, जो जिसकी तरफ ये मुंह खुला हुआ होगा, ये जो मुंह खुला हुआ है, ये जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ होगा वही हो जाएगा ग्रैंडफादर या फिर फादर। अब क्योंकि देखो यहाँ पर ये जो हमने ए और सी का रिलेशन देखा था, यहाँ पर ये जो मुंह खुला हुआ है किसकी तरफ है? ये ए की तरफ है, तो इसलिए ए ही हो गए फादर सी के। ऐसे ही यहाँ पर जो मुंह खुला हुआ था किसकी तरफ था? ए की तरफ था, तो ए जो है वो ग्रैंडफादर हो गए किसके? डी के। इस तरह से हम इसमें रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं और क्वेश्चन के थ्रू आप इसे और बेहतर तरीके से समझेंगे। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक स्टेटमेंट के थ्रू और समझ लेते हैं इसको। तो अगर आपने वो कंसेप्ट अच्छे से समझ लिया है तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और अभी हम एक स्टेटमेंट और ले लेते हैं, उसके थ्रू समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस पर चलेंगे। तो सेकंड जो स्टेटमेंट हम ले रहे हैं वो है ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू सी, सी लेस देन और इक्वल्स टू डी, डी इक्वल्स टू ई और ई लेस देन एफ। तो ये हमने ले ली है स्टेटमेंट। अब इसके अकॉर्डिंग अब हमें देखना है, हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे किन्हीं दो वेरिएबल्स के बीच। जैसे कि हम अगर लें सी और ई को, सी और ई के बीच में रिलेशन देख लेते हैं तो आप आंसर कर सकते हैं मेरे आंसर करने से पहले, अगर आपने समझ लिया है। और अगर नहीं समझाया तो फिर से उसको देखें, पिछले भाग को जो मैंने समझाया है। तो सी और ई के बीच में अगर हम रिलेशन ढूंढेंगे तो देखो, सबसे पहले हम सिंबल्स पर ही फोकस करेंगे। सी और ई के बीच में 2 सिंबल ये आ रहे हैं और मैंने आपको बताया था कि जो ये अब ये जो सिंबल है हमारे, एक तो चाइल्ड का है और एक फादर का है। तो चाइल्ड और फादर में किसकी चलेगी? चाइल्ड और फादर में चलेगी फादर की। तो ये हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो कौन किसका फादर रहेगा? अब क्योंकि ये मुंह जो है ई की तरफ खुल रहा है तो ई जो है फादर हो जाएगा सी का। हम इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। यस, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी, ज़्यादातर वैसे यही लिखना सही रहता है। बाकी हम रिलेशन देख लेते हैं नेक्स्ट में। सी और एफ में हम रिलेशन देख लेते हैं।
इसमें क्या रिलेशन होगा, तो सी और एफ पर फोकस करेंगे, इनके बीच में जो सिंबल्स हैं उन पर सिर्फ फोकस करेंगे हम। तो इसमें अगर आप सिंबल्स पर ध्यान दें तो एक तो फादर है, चाइल्ड और ग्रैंडफादर। तो इसमें अगर हम देखें इनके बीच रिलेशन तो ये हमारा हो जाएगा, एफ की तरफ मुंह खुला हुआ है इसका, तो ये हो जाएगा हमारा एफ ग्रेटर देन सी। तो ये रिलेशन हमारा इसमें आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। एक और देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं डी और एफ के बीच रिलेशन। डी और एफ के बीच अगर हम रिलेशन देखें तो क्या होगा, डी और ई के बीच में सिंबल्स देखो, एक तो इसमें चाइल्ड है और एक है क्या, ग्रैंडफादर है। तो किसकी चलेगी इसमें, ग्रैंडफादर की। तो ऑब्वियस सी बात है, और मुंह किसकी तरफ खुला हुआ है, एफ की तरफ। तो एफ जो है ग्रैंडफादर है किसके, डी के। ये हमारा जो आंसर होगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और नई चीज़ देख लेते हैं हम इसमें, और रिलेशन देख लेते हैं। अब हमें देखना है रिलेशन ए और ई के बीच में, ए और ई के बीच में। ए और ई के बीच में अगर आप फोकस करें सिंबल्स पर, तो इसमें जो हमारे सिंबल्स हैं, एक तो देखो यहाँ पर आप पाएंगे दूसरी फैमिली के मेंबर्स, और इधर आप पाएंगे दूसरी फैमिली के मेंबर्स। एक आपको इधर से दिख रहे हैं ऐसे, और एक दिख रहे हैं इधर से। तो ये क्या हो गए हैं, एक दूसरे के अपोजिट हो गए हैं। तो ये जो है दो अलग अलग फैमिली के मेंबर्स आ गए, क्योंकि मैंने दो फैमिलीज आपको बताई थी वो, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब इनमें दिक्कत क्या है, इन दोनों फैमिली की आपस में बनती नहीं है। तो जब भी ये इस तरह से सिंबल्स आपको दिखें अपोजिट एक दूसरे के, तो तब हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर हो जाएगा तब कैन नॉट बी डिटरमाइंड। देखो कभी कभी हम लोग ये कहते हैं कि कोई रिलेशन नहीं है, नो रिलेशन, लेकिन नो रिलेशन नहीं, अगर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है तो हम नो रिलेशन नहीं कह सकते, क्योंकि हम इसमें क्या है, डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो रीजनिंग का मतलब है कि अगर हम एक चीज़ नहीं कंफर्म इसमें कर पा रहे हैं, कोई रिलेशन हम नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं, तो उसमें कोई भी रिलेशन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि नो रिलेशन होगा, उसमें कोई भी रिलेशन हो सकता है। जैसे कि तो रीजनिंग का मतलब ही ये है कि हम सभी पॉसिबिलिटीज़ को इसमें ले सकते हैं। जैसे कि अगर हम ए और ई के बीच में हम रिलेशन फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें हमारे और हम रिलेशन मतलब जो हमारे बाकी के रिलेशन हैं वो इसमें हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम ए और ई की बात करें तो ए जो है ई से बड़ा भी हो सकता है, ए ई के इक्वल्स भी हो सकता है, और ए ई से छोटा भी हो सकता है। तो इसमें कोई भी रिलेशन हो सकता है। इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि नो रिलेशन। अगर हम रिलेशन डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें कोई रिलेशन नहीं है, इनमें से कोई ना कोई रिलेशन होगा, लेकिन हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो रीजनिंग में हम ऑल पॉसिबिलिटीज़ को लेकर के चलते हैं। तो इन तीनों रिलेशन में से उनमें कोई भी रिलेशन हो सकता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो आंसर अगर हम देंगे तो हम सी एंड डी सेलेक्ट करेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो इसका ये कंसेप्ट समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब जैसे कि जो ये अपोजिट फैमिली के मेंबर्स होते हैं, इनमें आपको कैसे भी, जैसे मैंने ये बताया, ये जो साइन एक दूसरे के अपोजिट आ जाते हैं, इसमें हमारे देखो कैसे भी ये अपोजिट आपको मिल सकते हैं। ये कुछ इस तरह से भी आपको मिल सकते हैं, ये कुछ इस तरह से भी आपको मिल सकते हैं, एक दूसरे के अपोजिट कुछ इस तरह से भी आपको दिख जाएगा ये, और कुछ इस तरह से, या फिर आपको ये इस तरह से एक दूसरे के इस तरह से भी दिख सकते हैं। तो मैं इसलिए बता रही हूँ, अगर इस तरह के सिंबल्स आपको दिखें तो अक्सर हमारा जो आंसर होता है वो होता है कैन नॉट बी डिटरमाइन। जब भी आपको इस तरीके से कुछ दोनों फैमिली के मेंबर्स एक दूसरे के अपोजिट दिखें तो हम कुछ इस तरह का रिलेशन उनमें बता सकते हैं। तो कैन नॉट बी डिटरमाइन इसका आंसर सही रहता है जब भी आपको इस तरह के सिंबल्स दिखें कंक्लूजन में। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बाकी और चीज़ें देख लेते हैं इसमें। तो जब भी हम किन्हीं भी वेरिएबल्स में रिलेशन डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं तो उनमें ये तीन रिलेशन हो सकते हैं, लेकिन हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। अब इन सिंबल्स को मैं एक बार और आपको दिखा देती हूँ। देखो इनका मतलब जो है वैसे तो हमने समझ लिया है, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लें।
जैसे हमने ये वाला सिंबल जो देखा था, इसका मतलब क्या है, x इज़ ग्रेटर देन y। ये वाला जो सिंबल है हमारा, इसका मतलब क्या है, x इज़ स्मॉलर देन y। और इक्वल्स टू का जो साइन होता है, ये होता है x इज़ इक्वल टू y। और ये वाला जो साइन होता है, इसका मतलब है x इज़ आइदर ग्रेटर देन और स्मॉलर देन y बट नॉट इक्वल टू y। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने ये बताया था आपको कि या तो ये वाला रिलेशन इसमें मिलेगा, या तो फिर ये ग्रेटर देन वाला, या तो फिर लेस देन वाला रिलेशन इसमें हम मान सकते हैं जब ये वाला साइन आता है, क्योंकि इक्वल्स टू नहीं है, लेकिन बाकी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। और ये वाला जब साइन आता है, ये वाला, इसका मतलब होता है या तो x ग्रेटर देन है, या तो फिर इक्वल्स टू है। और जब ये वाला साइन होता है तो इसका मतलब है x इज स्मॉलर देन या फिर इक्वल्स टू y। तो आई होप कि आपको ये सिंबल्स का मतलब समझ में आ गया है। और अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अगर कुछ चीज़ मिस हो गई है तो आप उसको फिर से देख लें, पीछे के भाग को, बाकी आप क्वेश्चन के थ्रू और अच्छे से समझ पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम अपना ले लेते हैं कि किस तरह से हम इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे उन सभी फॉर्मूलाज के जो हमने भी सीखा है। तो हमें कथन दिया हुआ है, कथन के बाद दिया हुआ है स्टेटमेंट। तो हमें ध्यान देना होता है स्टेटमेंट पर। स्टेटमेंट देख करके हम उसके बाद फिर देखते हैं कि हमारे स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है। तो हमसे पूछा गया है निष्कर्ष, कथन तो ये है हमारा, निष्कर्ष में दिया हुआ है g इज इक्वल्स टू ई। तो g इज इक्वल्स टू ई, ये चेक करने के लिए हम इसको देखेंगे। अब देखो यहाँ पर हमें दो स्टेटमेंट दी हुई हैं, एक यहाँ तक है और एक यहाँ से है आगे। इस तरह से हम कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह के स्टेटमेंट्स को, देख लेते हैं। देखो अब क्योंकि जो जी है हमारा इस वाले स्टेटमेंट में दिख रहा है आपको जी, और ई जो है हमारी दूसरी स्टेटमेंट में है। अब ई तक हम कैसे जाएंगे, देखो ई तक हम पहुँचते हैं कॉमन सिम्बल्स के थ्रू। जो कॉमन सिम्बल आपको इसमें एन दिख रहा है वही सिम्बल इसमें भी एन है। तो हम क्या करेंगे, इनके अकॉर्डिंग हम पूरी स्टेटमेंट हमारी तैयार कर लेंगे। कैसे, पहले हम बनाएंगे जी के बाद क्या दिया है एन और जी का रिलेशन यहाँ पर लिख देंगे। तो एन जो है यहाँ पर आ गया। अब क्योंकि एन हमारा यहाँ पर है तो एन के हिसाब से जो ई का रिलेशन है वो हम लिख देंगे। अब देखो ये जो बीच में साइन लगा है, इसका मुंह किसकी तरफ खुला हुआ है, ये मुंह खुला हुआ है एन की तरफ। तो जिसकी तरफ इसका मुंह खुला हुआ है इसे उसी की तरफ बनाएंगे। तो ये बन गया कुछ इस तरह का, ई की तरफ बंद मुंह है तो इसे हम कुछ इस तरह से लिख देंगे। तो ये बन गई हमारी पूरी स्टेटमेंट। अब इसके थ्रू हम सॉल्व करेंगे जो भी हमने अभी पीछे देखा था, फैमिलीज़ के थ्रू जो कंसेप्ट हमने समझा था, अब इसमें उसको अप्लाई करेंगे। अब हम फोकस करेंगे हमारे इन सिंबल्स पर। तो ये सिंबल किसका है, ये फादर का सिंबल है और ये ग्रैंडफादर का सिंबल है। तो फादर और ग्रैंडफादर में किसकी चलेगी, फादर और ग्रैंडफादर में चलेगी किसकी, ग्रैंडफादर की। तो ये वाला जो रिलेशन है ये आ जाएगा जी में और ई में। तो मुंह जिसकी तरफ खुला हुआ है हम उसकी तरफ ही बनाएंगे इसको। जी की तरफ खुला हुआ है तो ऐसे बना देंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है देखो जो हमारा कंक्लूजन दिया हुआ है सेम है, तो इसका मतलब कंक्लूजन हमारा सही है। अगर हमें सेम मिल जाता है तो इसका मतलब सही है, सेम नहीं मिलता है तो इसका मतलब गलत है। तो पहला स्टेटमेंट सही है हमारा, सॉरी पहला कंक्लूजन सही है। अब हम दूसरा देख लेते हैं। अब हमें देखना है एच और एन का रिलेशन। एच और एन को देख लेते हैं, इसमें कहाँ पर है हमारा, तो ऐसे ही बना लेंगे सीक्वेंस से। तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट स्टेटमेंट में है ये यहाँ पर, तो पहले में ये तो इसी में हम डायरेक्ट देख लेते हैं। इक्वल्स टू है यानी चाइल्ड, और दूसरा है फादर का सिंबल। तो दो सिंबल है हमारे, तो फादर और चाइल्ड में किसकी चलेगी, फादर और चाइल्ड में चलेगी हमारी किसकी, ये चल जाएगी हमारी फादर की। तो ये सिंबल बना लेंगे क्योंकि यही वाला आएगा, और यहाँ पर हो जाएगा एच और यहाँ पर हो जाएगा एन, क्योंकि जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ है उसकी तरफ इसको बनाएंगे। तो कुछ इस तरह से हमारा इसमें आ जाएगा निकल करके। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो क्योंकि जो हमारा करेक्ट है स्टेटमेंट, वो जो कंक्लूजन करेक्ट है वो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन करेक्ट है, लेकिन सेकंड में जो रिलेशन है वो एच इज़ ग्रेटर देन एन है, जो कन्फर्म इसमें दिया हुआ है। लेकिन हमारा जो रिलेशन है इसमें एच में और एन में, तो ये आ रहा है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का। तो इसलिए हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन वन इज ट्रू।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट दी हुई है, आंसर करेंगे। तो वही फोकस करेंगे हम अपने जो कंक्लूजन की जो हमें दिए हुए हैं दोनों ऑप्शंस। कंक्लूजन पहला क्या है, क्यू या तो ग्रेटर देन है या तो फिर इक्वल्स टू है एच के। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्यू और एच की पोजीशन क्या है। क्यू है यहाँ पर और एच है यहाँ पर, तो दो स्टेटमेंट यहाँ पर दी हुई हैं, देख सकते हैं आप, ये अलग है और ये अलग है। अब क्यू से एच तक पहुँचने के लिए पहले कॉमन हम लेटर को देखेंगे। कॉमन जो है यहाँ पर देखो डब्ल्यू आ रहा है और इसमें भी डब्ल्यू आ रहा है, तो जो हमारा कॉमन लेटर है उसके थ्रू हम फिर नेक्स्ट अपनी स्टेटमेंट तक पहुँचते हैं। तो यहाँ पर हम पहले इनको जोड़ करके लिख लेंगे। जैसे क्यू से पहले हम जाएंगे डब्ल्यू पर, क्यू और क्यू की तरफ ये मुंह खुला हुआ है, तो ऐसे ही हम बना देंगे। तो ध्यान रखेंगे जो सिंबल है इसका बहुत ध्यान रखना है हमें। ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पर दिया है वैसे ही बनाएंगे, क्योंकि हम ये भी देख लेंगे कि ये जो लेटर्स हैं हमारे, इनकी पोजीशन हम क्या रख रहे हैं। तो जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ है उसकी तरफ मुंह खुला रखेंगे, जिसकी तरफ मुंह बंद है इसका उसकी तरफ मुंह बंद रखेंगे। तो क्यू की तरफ खुला हुआ है तो यहाँ पर हमने ऐसे ही बना दिया। फिर लिखेंगे हम डब्ल्यू को। अब हम पहुँच गए डब्ल्यू के थ्रू सेकेंड स्टेटमेंट पर। अब डब्ल्यू से हम जाएंगे जी पर और जी से फिर एच तक पहुँच जाएंगे। डब्ल्यू से जी का क्या है, डब्ल्यू की तरफ ही मुंह खुला हुआ है तो ऐसे ही बना देंगे। बाकी की स्टेटमेंट जो है हम एज इट इज़ लिख देंगे यहाँ तक। तो हमारी ये स्टेटमेंट तैयार है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है अपना जो क्वेश्चन ये कंक्लूजन दिया हुआ है। देखो अगर आप इसमें ध्यान दें तो यहाँ आप पाएंगे, यहाँ जो है एक फैमिली के मेंबर हैं, एक ही तरफ इनका मुंह खुला हुआ है, ठीक है, यहाँ पर और ये यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो है ये दूसरी फैमिली का मेंबर आ गया है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर सिंबल्स, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो फर्स्ट जो कंक्लूजन दिया है ये हमारा गलत हो जाएगा। फर्स्ट जो कंक्लूजन है वो गलत हो जाएगा। अब हम सेकंड को देखेंगे। सेकंड दिया है हमारा जी से एन का रिलेशन, जी से एन तक जाएंगे। जी से एन तक जाने के लिए फिर से हमें पहले डब्ल्यू तक जाना होगा। जी से कर लेते हैं फिर से इसको, जी से पहले जाएंगे डब्ल्यू की तरफ, तो जी की तरफ मुंह बंद है इसका, ऐसे लिख लेंगे इसको, डब्ल्यू लिख लेंगे ये वाला। अब डब्ल्यू ये सेकंड स्टेटमेंट पे पहुंचा देगा हमें। अब डब्ल्यू से एन को देखेंगे, एन का क्या रिलेशन है, डब्ल्यू की तरफ मुंह बंद है इसका सिंबल का, तो ये यहाँ पर हमारा आ जाएगा क्या, एन। तो यहाँ पर आप पाएंगे कि जी और एन में जो रिलेशन है वो हमारा बन रहा है ये जो सिंबल है इसका मुंह खुला हुआ है एन की तरफ, तो ये वाला यहाँ पर रिलेशन आ जाएगा जो कि हमारे सेकंड स्टेटमेंट में दिया हुआ है। तो सेकंड स्टेटमेंट इस वजह से हमारी हो जाती है करेक्ट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि स्टेटमेंट जो कंक्लूजन जो सेकंड है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है स्टेटमेंट के थ्रू ये निष्कर्ष है, तो निष्कर्ष से पहले देखेंगे हम। तो एम से जेड का रिलेशन बताना है। एम से अगर जेड पर जाएंगे तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट में ही दिया है, तो डायरेक्ट हम जा सकते हैं। तो इसमें देखो एक तो साइन है चाइल्ड का, एक है फादर का, तो फादर और चाइल्ड में किसकी चलेगी, ये चलेगी चाइल्ड की, सॉरी फादर की। तो एम, तो ये साइन जो है मुंह किसकी तरफ खुला हुआ है, एम की तरफ। एम ग्रेटर देन और इक्वल्स टू की क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, ये रिलेशन आ जाएगा हमारा। तो इसमें आप पाएंगे तो ये यहाँ पर दिया हुआ है एम इज़ ग्रेटर देन जेड, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। इसके बाद जेड और एम का रिलेशन दिया हुआ है, जेड और एम को दिया हुआ है इक्वल्स टू। अब देखो इसी में से मिल जाएगा हमारा ये भी आंसर। तो जेड जो है एम के क्या है, इक्वल्स टू है, तो यहाँ पर देखो ग्रेटर देन था और ये भी यहाँ गलत हो जाएगा। तो ऐसे केस में जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, देखो अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिजल्ट क्या था, एम इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जेड। तो इसका मतलब क्या है, दोनों स्टेटमेंट में हमारे पास, दोनों कंक्लूजन में हमारे पास दोनों सिंबल्स अवेलेबल हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे ग्रेटर देन का भी और इक्वल्स टू का भी। जब हमारे पास देखो ऐसे केस में होता क्या है, जब हमारे पास निष्कर्ष में कुछ इस तरह का पॉसिबिलिटी दिख रही हो और हमारे पास रिजल्ट ये निकल के आ रहा हो, तो इसका मतलब हम मानेंगे या तो एम जो है ग्रेटर देन है जेड से, या तो फिर एम इक्वल्स टू है जेड से। तो इसका मतलब दोनों में से एक जो कंक्लूजन है वो सही होना चाहिए। तो इसका जो आंसर होता है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आइदर कंक्लूजन 1 और सेकंड इज ट्रू। मतलब कि जब ये रिलेशन है तो दोनों में से कोई ना कोई कंक्लूजन तो सही होगा ही होगा। तो ये दोनों तो हमारे रॉन्ग हो जाते हैं,
लेकिन हमारा जो आंसर हो जाता है, हम करते हैं ये क्या कि आइदर कंक्लूजन 1 और 2 इज ट्रू, तो दोनों में से कोई एक फॉलो कर रही होगी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे जब सही होते हैं, जब हमारे देखो जो सिंबल हैं वो इससे मैच कर रहे हो, या तो ग्रेटर देन का साइन दिया है या तो फिर इक्वल्स टू का साइन दिया है, दोनों ही हमारे गलत हो गए हैं। तो ऐसे केस में इसको आपको अलग से भी समझने की ज़रूरत है, तो कभी मैं अलग से क्लास ले लूँगी इसकी। तो जब ऐसी कंडीशन आए तो हमारा ये आंसर होता है आइदर कंक्लूजन 1 और 2 इज ट्रू, तो थर्ड आंसर इसमें हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, इसमें जो निष्कर्ष दिया है इस पर फोकस करेंगे। ए और क्यू के बीच में रिलेशन देखना है हमें। देखो ये आपको स्टेटमेंट कुछ इस तरह से अलग अलग तरह से दे दी जाती हैं। अब वहाँ पर हमारे पास 2 स्टेटमेंट थी अलग अलग, यहाँ पर 4 दे दी हैं। हमें फॉर्मूला वही लगाना है कि हमें उस टर्म तक पहुँचने के लिए उससे मिलती जुलती जो हमारे वेरिएबल्स दिए हुए हैं उन तक पहुँचना है। अगर हम ए से शुरुआत करेंगे तो हम कैसे करेंगे, ए के साथ जो नंबर्स हैं उनके साथ साथ बढ़ते जाएंगे और यहाँ तक पहुँचेंगे क्यू तक। तो ए से पहले तो बी का रिलेशन लिख लेते हैं, बी से अब सी का रिलेशन लिख लेते हैं। तो बी की तरफ मुंह बंद है इसका, कुछ इस तरह से ही लिख देंगे। सी से डी का रिलेशन लिख लेते हैं, और डी से क्यू का क्या है रिलेशन, तो डी की तरफ क्या है, इसका मुंह बंद है सिंबल का, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हम लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे क्यू। तो ईजिली हमारी स्टेटमेंट तैयार हो गई है। अब इसके अकॉर्डिंग हम निष्कर्ष तक पहुँचेंगे। देखो अगर आप यहाँ पर गौर करें तो मैंने आपको बताया था जब ये 2 फैमिलीज़ के मेंबर आए हों, ये अलग अलग फैमिलीज़ के मेंबर आए हैं, तो यहाँ पर ये अलग फैमिली का आ गया और फिर यहाँ पर भी अलग फैमिली का आ गया, तो दोनों क्या हो गए हैं, एक दूसरे के अपोजिट हो गए हैं। अब ऐसे में हम इसमें रिलेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो हमारा जो पहला जो कंक्लूजन है वो गलत हो जाएगा। और अब सेकंड देख लेते हैं, क्यू और सी का रिलेशन हमें देखना है। देखो क्यू और सी के रिलेशन के लिए हम यहाँ पर फोकस कर लेंगे। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये सिंबल्स जो हैं आ रहे हैं एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं एक दूसरे के। देखो अब ये रिलेशन इसमें कोई नहीं बन रहा है, मतलब कि इसमें हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा। तो देखो मैंने आपको बताया था जब ऐसी सिचुएशन आए, दोनों फैमिली के मेंबर्स आए अपोजिट एक दूसरे के, तो उस कंडीशन में 3 रिलेशन ही हैं जो बन सकते हैं उनके बीच में। हम ये नहीं कह सकते नो रिलेशन आएगा, उसमें कोई भी रिलेशन की पॉसिबिलिटी हो सकती है, मतलब पॉसिबिलिटी हम कंसिडर करते हैं सभी तरह की। तो इसमें देखो एक तो आपका ये हो सकता है कि जैसे कि कोई भी हम वेरिएबल के थ्रू अगर समझें तो ए इज़ ग्रेटर देन बी, जैसे किसी और वेरिएबल के बारे में बात कर रही हूँ मैं, तो ए इज़ इक्वल्स टू बी या फिर ए इज़ लेस देन बी। तो इस तरह से 3 रिलेशन किसी भी वेरिएबल्स में बन सकते हैं जब 2 अपोजिट फैमिली के मेंबर्स बीच में आए और हम रिलेशन डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें से कोई भी रिलेशन बन सकता है। तो इसमें इसी वजह से हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। क्यों? क्योंकि जो ये हमारी कंक्लूज़न है इसमें से कोई भी जो है हमारा सही हो सकता है। इसमें आप देख रहे होंगे ये एक में तो आ रहा है ए इज़ ग्रेटर देन या फिर इक्वल्स टू क्यू या फिर क्यू इज़ स्मॉलर देन सी। तो कोई भी जो इसमें हम कह सकते हैं कोई भी रिलेशन इसमें बन सकता है। तो पॉसिबिलिटी है क्योंकि ये अपोजिट आ रहे हैं एक दूसरे के, दोनों फैमिली के मेंबर्स, तो इसमें हम रिलेशन डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई भी इसमें से सही हो सकता है, हम कंफर्म नहीं बता सकते, तो इसलिए 4th ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया है उसके अकॉर्डिंग कंक्लूजन पर फोकस करेंगे हम। कंक्लूजन में दिया है बी से जेड का रिलेशन, तो बी से जेड पर ही जाएंगे डायरेक्ट हम। बी से जाएंगे हम पहले सी पर, बी इक्वल्स टू सी यहाँ पर देख सकते हैं आप, और सी से डी का रिलेशन दिया है, ये डी से जेड का, अब डी की तरफ ये सिंबल बना हुआ है तो ऐसे बना देंगे और फिर बना देंगे जेड, तो हमारी बन गई ये स्टेटमेंट इस तरह से। और अब इनमें सिंबल्स पर फोकस करेंगे। सिंबल्स पर फोकस करें तो अब ये तीनों सिंबल्स यहाँ पर मौजूद हैं, तीनों सिंबल्स मौजूद हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये वाले सिंबल्स पर हम फोकस करेंगे क्योंकि यही जो है ग्रैंडफादर हैं और इन्हीं की चलेगी। तो इसका मतलब जो हमारा जो स्टेटमेंट जो कंक्लूजन है हमारा ये सही हो जाएगा, यानी कि बी ग्रेटर देन जेड, और यही हमारा दिया है इसमें, तो ये सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा दिया है जेड स्मॉलर देन ए, तो जेड से हम ए पर जाने के लिए क्या करेंगे, देखो जाने की ज़रूरत नहीं है, ये जो हमारी बनी हुई है ना स्टेटमेंट, इसी में हम बी से ए पर चले जाएंगे।
तो यहाँ पर इसको बना देंगे हम कुछ इस तरह से। ये हो गई हमारी कंप्लीट स्टेटमेंट। अब हम इसका भी रिलेशन देख लेते हैं। अगर हम देखें तो इसमें कौन सा सिंबल आ रहा है, ये वाला आ रहा है। तो इसमें अगर हम रिलेशन देखें तो क्या बनेगा, ये होगा ए इज़ ग्रैंडफादर ऑफ जेड। तो मुंह किसकी तरफ खुला हुआ है, ए की तरफ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो कि हमारा कंक्लूजन में दिया हुआ है। तो ये जो कंक्लूजन है ये भी हमारा सही है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों कंक्लूजन हमारे सही हो गए, बी इज़ ग्रेटर देन जेड और ए इज़ ग्रेटर देन जेड। तो बोथ आर कंक्लूजन हमारे हो जाएंगे करेक्ट, बोथ द कंक्लूजन्स आर ट्रू। तो थर्ड ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चंस को। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और इसमें कुछ और अगर समझना चाहते हैं वो भी हमें बताएं। तो वीडियो आपको कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि कैसी वीडियो लगी, अपना फीडबैक ज़रूर दें। और कोई अगर इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।